हेलो लर्नर्स। तो आप सब 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो और आपने साइंस का बुक खोल के देखा होगा। तो अगर आप साइंस का बुक खोल के देखते हो तो सबसे पहला जो चैप्टर दिखता है आपको वो है लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में आप पढ़ते हो अबाउट मोशन कि मोशन क्या होता है, राइट। उसके बाद आप पढ़ते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसी चैप्टर में। थोड़ा आगे जाकर के आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन के बारे में, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस है आप वो पढ़ते हो, जिन्हें मोशन के इक्वेशन भी कहा जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड हाँ, लास्ट में आप पढ़ते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। गाइज, इस चैनल पे ये पूरा का पूरा वीडियो आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, सारी चीजें मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो और आगे 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो। माई सेल्फ शुभम झा, एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो तुम हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला यह लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सारी चीजें जो भी मेंशन्ड है फ्रॉम पेज 1 to 11। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 जो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज 12 to 16 पे है। एंड लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर रहे होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स है इसमें, टाइप ए बी सी डी ई जितने भी होंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जांपल एंड जो एक्सरसाइज में है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। जब भी आप मोशन ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कार जो है वो आगे की तरफ आ रही है, राइट, तो आप क्या बोल रहे हो कि ये कार मूव कर रही है, राइट। उस बर्ड को देखो, वो बर्ड जब उड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो तुम क्या बोलोगे कि ये बर्ड उड़ रही है, बर्ड मूवमेंट कर रही है। लेकिन ये मूवमेंट कर कैसे रही है, किसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रही है? तो आसपास के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रही है, तो इसी को हम मोशन कहते हैं। तो अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना होगा तो मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं? जैसे कि एक कार मूव कर रहा और वहां पे एक मैंने पोल लगाया जिसपे लिखा है सब्सक्राइब नाउ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो ये कार आगे आ रही है, राइट। तो मैं मोशन को डिफाइन कर सकता हूं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को मैं कह सकता हूं कि वो मोशन में है व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अगर एक बॉडी बार बार अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो मैं कहता हूं कि ये बॉडी किस में है? मोशन में है। तो आई होप गाइज कि तुम्हें मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये ट्रेन रुका हुआ है, मोशन तो हमें समझ में आ गया। तो अगर ये ट्रेन रुका हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मोशन में है? नो, क्योंकि ये ट्रेन अगर मैं कहीं पे खड़े होकर के देखता हूं तो ये अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो ये मोशन में नहीं है। तो रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मोशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सन है और उसके बगल में ऑर्बिट है, राइट। अब इस ऑर्बिट में हमारा अर्थ घूम रहा है, राइट। तो अगर मैं सन के ऊपर खड़े होकर के देखता हूं, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है, तो मुझे क्या लगेगा कि यार अर्थ तो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है अर्थ। दैट मीन्स कि अर्थ मोशन में है। अगर तुम आगे जाकर के किसी नदी को देखते हो तो नदी का भी जो पानी होता है वो अपने पोजीशन को चेंज करता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, राइट। वो पत्थर जो आसपास है उसके सराउंडिंग के हिसाब से ये नदी का जो पानी होगा अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। या फिर अगर मैं बोट लेके इसमें बैठ जाता हूं तो मैं भी अपने पोजीशन को चेंज करूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज इन मोशन, मतलब मूवमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मगर अगर मुझे रेस्ट को डिफाइन करना है तो मैं रेस्ट को किस तरीके से डिफाइन करूंगा? बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि ये गाड़ी है, ये जाकर के सब्सक्राइब ना हो वाले पोल के पास रुकी हुई है। तो अगर मैं यहां से खड़े होकर के देखता हूं तो क्या वो गाड़ी मुझे मूव करती हुई दिखाई दे रही है? जी नहीं, मुझे तो ये गाड़ी बिल्कुल भी मूव करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सो ये रेस्ट पे है, जैसे कि वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल हमने देखा था। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को मैं रेस्ट पे कहूंगा व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन को बदलती नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो गाइज, तुम्हें मोशन समझ में आ गया होगा और तुम्हें रेस्ट समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये दोनों चीजें तुम्हें क्लियर है। अब चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे। आप लोगों ने सुना तो होगा कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, लेकिन मोशन को रिलेटिव क्यों कहते हैं और इस रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है और एक और ट्रेन है, मगर एक जो ट्रेन है जो ऊपर वाली है वो ट्रेन रुकी हुई है, एंड जो नीचे वाली ट्रेन है
वो छुक 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 चल रही है। मैंने क्या कहा? नीचे वाली जो ट्रेन है वो छुक 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 करके चल रही है। नाउ अगर मैं बाहर खड़ा हूं, मान लो, तो मुझे क्या लगेगा कि एक ट्रेन रुकी हुई है और एक ट्रेन चल रही है, लेकिन फॉर अ पैसेंजर जो कि ऊपर वाले ट्रेन में बैठा है, जब नीचे वाली ट्रेन आगे जाती है तो उसे क्या लगता है कि जिस ट्रेन में वो बैठा है वो भी आगे की तरफ जा रही है। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? तो एक बंदे के लिए एक चीज मोशन में हो सकता है, जैसे कि वो पैसेंजर, राइट, जो उस ट्रेन में बैठा है ऊपर वाले, लेकिन मैं अगर बाहर से ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे लिए वो रेस्ट पे है। तो इसी को हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव। ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है कि कौन उसको कौन सी स्थिति में देख रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो देखो यहां पे अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के लिए एक बॉडी मूव कर रही हो सकती है, लेकिन द सेम बॉडी कैन बी एट द सेम टाइम इन रेस्ट पोजिशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। इसी के लिए हम कहते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक एक्टिविटी देखना है इसके ऊपर बेस्ट। तो अगर बेसिकली मैं मोशन को अगर डिवाइड करूं तो मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप। पहला, इट कैन बी अ यूनिफॉर्म मोशन एंड दूसरा इट कैन बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मैं कहता हूं कि द गिवन मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे तुम स्कूल में जाते हो ना, तो सभी लोगों का सेम होता है, राइट? जो ड्रेस होता है स्कूल का उसको यूनिफॉर्म क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो सभी के लिए सेम होता है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका घड़ी। अगर मैं बात करता हूं 10 से 11 बजने की, तो 10 से 11 का जो डिस्टेंस है घड़ी में, वो हमेशा एक ही घंटे में कवर होगा, राइट? चाहे मैं कितनी बार भी मेजरमेंट ले लूं। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स डिफाइन नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल उसका उल्टा। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि मैं एक बाइक लेकर के एक बिजी ट्रैफिक वाले रोड पे चला रहा हूं। अब मान लो कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो 10 मिनट के अंदर मैं 1 किलोमीटर का रास्ता कवर करता हूं। लेकिन वही अगर ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाता है तो मैं 10 मिनट में शायद 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूं। मतलब सेम टाइम में जो डिस्टेंस होगा वो डिफर करेगा, राइट? नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो सेम नहीं होगा। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप कि आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक एन एक्टिविटी और इसको और अच्छे से समझते हैं। ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है, जिसमें 3 बंदे हैं। एक का नाम है अमर, दूसरे का नाम है अकबर और तीसरे का नाम है एंथनी। ठीक है, तो वी हैव अमर, अकबर एंड एंथनी। अब देखो घड़ी में मैंने टाइम लगाया, यहां पे मैं तुम्हें बहुत ध्यान से दिखाता हूं। 1 सेकंड गाइस, ठीक है? ध्यान से देखना कि यहां पे मैंने टाइम, यहां पे जो घड़ी है, ठीक है, क्लॉक टाइम 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 और 8 बजे। मतलब जो टाइम है वो इक्वल डिवाइड हो रहा है, राइट? आधे आधे घंटे का फर्क है। उसके बाद अगर हम अमर का डिस्टेंस देखेंगे, अमर मान लो गाड़ी चला रहा है, ठीक है? तो अमर स्टार्टिंग में 5 बजे 0 किलोमीटर कवर करता है, उसके बाद आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेता है, फिर अगले आधे घंटे में 40 किलोमीटर, फिर अगले आधे घंटे में 60 किलोमीटर, 80, 100 एंड 120 मिनट। तो हर आधे घंटे में जो अमर है वो नियर अबाउट 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, राइट? 5 से 5:30 20, 5:30 से 6 20, अगले 30 मिनट में 20, अगले 30 मिनट में 20। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग इट? तो इसको मैं क्या कहूंगा? अमर इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर 0 to 18 फर्स्ट 30 मिनट, 18 to 36 सेकेंड 30 मिनट, 36 to 40। नाउ थिंक अबाउट इट, क्या इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है? नो, इट्स अनइक्वल। आगे जाके देखोगे 42 to 70, 70 to 95। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आधे आधे घंटे में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा अकबर। दैट मीन्स कि ही इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गाइज अगर एंथनी की बात करेंगे तो तुम कमेंट करके बताओगे कि एंथनी इज इन यूनिफॉर्म मोशन और एंथनी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप कि तुम्हें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो समझ में आ ही गया होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इट टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज जिसको तुम मेजर कर सकते हो उसको तुम कहते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं। तुम दौड़ रहे हो
तो तुम उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तुम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो? किलोमीटर में मेजर करते हो, मीटर में, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, राइट? ऐसे तुम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल यूनिट क्वांटिटी, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम को भी तुम मेजर कर सकते हो, राइट? आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, दिन, महीना, साल, तुम इसको मेजर कर सकते हो, राइट? जैसे कि एक साल मतलब कितना होता है? 365 दिन होता है। उनको घंटों में, सेकेंड्स में तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इमोशंस की, जैसे कि तुम्हें किसी पे गुस्सा आया हुआ है, कितना गुस्सा आया हुआ है बताइए? तुम्हें किसी पे प्यार आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है बताइए? तुम्हें किसी के लिए दर्द महसूस हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है? क्या तुम कोई क्वांटिटी दे सकते हो मुझे, राइट? कैन यू मेजर इट? नो, सो इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आर यू गेटिंग इट? जैसे डिस्टेंस को और टाइम को अगर हम मेजर कर पा रहे थे तो इट वाज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसी तरीके से इमोशंस को मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, तो इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक यूनिट्स। यूनिट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्केलर यूनिट और दूसरा वाला होता है तुम्हारा वेक्टर यूनिट। नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्केलर एंड व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर? शायद तुमने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं कि स्केलर मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है, विच कैन बी डिस्क्राइब विथ मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहां से ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट किया है, उस मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या है? तुम भी सोच रहे होगे कि इस मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब क्या है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी कोई वैल्यू है। समझ रहे हो? जैसे तुम बोलते हो ना, मेरे पास 70 रुपए हैं, तो ये जो 70 है, 70 है, वो मैग्नीट्यूड है। रुपीज क्या है? वो एक यूनिट है। तुम कह सकते हो कि मेरे पास $1 है, राइट? तो एक क्या है? मैग्नीट्यूड है। डॉलर क्या है? यूनिट है। मेरा घर यहां से 4 किलोमीटर दूर है, राइट? 4 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है? एक टाइप का यूनिट है। इज इट क्लियर? तो एग्जांपल ले सकता हूं मैं, टाइम, मास 4 kg, 4 घंटा। ओके, नाउ व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन? सिंपल एकदम, फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और उसको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको मैं कहता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। मान लो कि ये जो माइक है, अगर मुझे इस माइक को इस तरफ लाना है तो मैं क्या कहूंगा कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या कहूंगा, इस माइक को टूवर्ड्स राइट मुझे 10 सेंटीमीटर लेके जाना है। टूवर्ड्स राइट 10 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन आ गया टूवर्ड्स राइट। मान लो कि मैं एक चौराहे पे खड़े हो जाता हूं और वहां पे मैं किसी को पूछता हूं कि स्कूल का डायरेक्शन क्या है, तो मुझे बोलता है कि लेफ्ट की तरफ 1 किलोमीटर। नाउ यहां पे तुम्हारा डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को मैं कहता हूं वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं फोर्स। किसी चीज को धक्का मारना है, मान लो गाड़ी को तुम्हें आगे की तरफ भेजना है, तो तुम उसको धक्का मारोगे लेकिन आगे की तरफ मारोगे, राइट? तो इसमें डायरेक्शन भी है। इज इट क्लियर? अगर तुम्हें किसी चीज को पीछे खींचना है तो खींचोगे, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। सो इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आगे समझेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, नो वरीज। नाउ मैंने अभी कुछ यूनिट्स बोला तुम्हें, जैसे डॉलर, रुपीज, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली बहुत सारे टाइप के यूनिट हैं, लेकिन हम हमारे पढ़ाई में दो टाइप के यूनिट से रिलेट करते हैं, दो टाइप के यूनिट्स को पढ़ते हैं। एक होता है तुम्हारा एमकेएस यूनिट, यस, एक है तुम्हारा एमकेएस सिस्टम और दूसरा है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस मतलब क्या, सीजीएस मतलब क्या? अब एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। मतलब किसी भी यूनिट में हम मास को कैसे मेजर करते हैं, हम लेंथ को कैसे मेजर, मतलब डिस्टेंस या लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, और हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, हम ये तीन चीजों पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो मैं लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करता हूं मीटर में, ओके? मैं मास को मेजर करता हूं किलोग्राम में और मैं मेजर करता हूं टाइम को सेकेंड में। ये एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम भी बुलाया जाता है। तो अगर आगे जाकर के तुम्हें कोई बोलता है कि एमकेएस सिस्टम है में लिखो या फिर एसआई सिस्टम में लिखो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मास को तुम किलोग्राम में डिफाइन करोगे या फिर लिखोगे, डिस्टेंस को तुम मीटर में लिखोगे और टाइम को सेकंड में लोगे। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इंटरनेशनल है ये। व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? तो सीजीएस सिस्टम में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में
और हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं सेकंड में। तो दिस इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आई होप कि तुम्हें एमकेएस सिस्टम, जिसको एसआई सिस्टम भी बुलाते हैं, और सीजीएस सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब बहुत क्लियर होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मान लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये व्हाइट वाले पाथ पे से इस पार्टिकल को एक ग्रीन से स्टार्ट करके यहां रेड तक आना है। अब ये पार्टिकल चाहे तो ऐसे ऐसे जाकर के आए, ये पार्टिकल चाहे तो यहां से आए, ये पार्टिकल कहीं से भी जा सकता है, कोई भी पार्ट चूज कर सकता है, बस उसको रेड तक पहुंचना है, राइट। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां से ऐसे घूम करके आया, तो ये जो इसने पाथ ट्रैवल किया, इसको मैं कहता हूं डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल। अगर यही पार्टिकल मेरा ऐसे जाकर के ऐसे आ रहा होता तो भी वो डिस्टेंस होता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पे खाली मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है। मैंने क्या कहा, ये ऐसे 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 कैसे भी जाकर के बस उसको रेड पॉइंट तक पहुंचना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, सुनना। ग्रीन से स्टार्ट करके रेड तक जाना है, ओके। तो शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट भी होता है, उसको सबसे छोटा रास्ता निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम पॉसिबल जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसको मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आता तो वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होता, या फिर वो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आता तो वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होता। अगर उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है तो उसको हमेशा इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सो यहां पे मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और यहां पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। डिस्टेंस कैन बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो तुम्हारा डिस्टेंस का वैल्यू है वही वैल्यू तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का भी आ सकता है। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि ये जो तुम्हारा रोड है, ये रोड है और ये गाड़ी है। ये रोड मान लो 10 किलोमीटर का रोड है, ठीक है। तो ये गाड़ी यहां से निकलता है और इस पॉइंट पर रुक जाता है। पॉइंट ए से गाड़ी निकला और पॉइंट बी पे जाके रुक गया। तो इसका डिस्टेंस कितना था, एक्चुअल कितना पाथ इसने ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। अच्छा, ए टू बी जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो भी 10 किलोमीटर था। तो यहां पे तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हालांकि तुम्हारा डिस्टेंस नहीं होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी की दूरी 10 किलोमीटर की है। ध्यान से याद रखना, अगर ये गाड़ी यहां से निकला, बी तक गया और वापस ए पे आ गया। फिर से सुनना, अगर ये गाड़ी निकला, बी तक गया और वापस आ गया, तो यहां पे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, इस गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया ए टू बी 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए टू बी, एक बार गया एक बार आया, दैट इज 20 किलोमीटर। लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, गाड़ी जहां से स्टार्ट हुआ ए पे से और ए पे ही आके रुक गया। तो ए से स्टार्ट होके अगर गाड़ी ए पे ही रुक जाता है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इवन इफ तुम्हारा डिस्टेंस का कोई वैल्यू है, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो आएगा। आई होप कि तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों चीजें सेम होती है या ये दोनों चीजें अलग होती है? चलो देखते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी चीज के स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन यूनिट टाइम, मतलब उसको टाइम से सिंपली डिवाइड करना है, ओके। तो उसको मैं स्पीड कहूंगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला बन जाता है। अब डिस्टेंस को मैं एसआई सिस्टम में क्या लेता हूं, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को मैं मीटर में मेजर करता हूं और टाइम को मैं सेकंड में मेजर करता हूं। तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मैं सीजीएस में क्या लेता हूं, सेंटीमीटर लेता हूं, टाइम को मैं सेकंड ही लेता हूं। तो इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। टाइम को तुम बोलते हो क्या, 4 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट राइट, 6 मिनट नीचे, 6 बज के ऊपर, ऐसे कहते हो तुम? बिल्कुल नहीं। तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए तुम्हारा जो स्पीड है, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर बन जाता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की।
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना बदल रहा है विथ टाइम, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा सिस्टम में मीटर और टाइम को सेकेंड, तो ऐसा यूनिट तो इसका भी मीटर पर सेकेंड ही होता है जैसा कि तुम्हारा स्पीड का था। सीजीएस यूनिट भी सेम ही होगा फिर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। मगर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए तुम्हारा v फॉर वेलोसिटी भी v फॉर वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई होप कि तुम्हें डिस्टेंस एंड नहीं, आई होप कि तुम्हें स्पीड एंड वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। 3 नई चीजों के बारे में सीखते हैं, जिसमें से पहला है तुम्हारा एक्सेलरेशन, फिर उसके काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन मतलब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एंड थर्ड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है। तो अगर तुमने कभी गाड़ी चलाया होगा या फिर तुम्हारे पापा भाई या किसी को भी गाड़ी चलाते देखा होगा, तो गाड़ी के नीचे होता है एक एक्सेलरेटर, बाइक में भी होता है, साइकिल में होता है पैडल। अगर तुम उसको दबाते हो एक्सेलरेटर को, तो तुम्हारी गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काफी स्पीड से भागना शुरू कर देता है। तो उसका डायरेक्शन में स्पीड बदल रहा है, मतलब कि वेलोसिटी बदल रहा है विथ टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब देखो, एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब किसी भी चीज में अगर मुझे चेंज निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास पहले से 5 रुपए थे और फाइनली 2 दिन बाद तुम्हारे पास 10 रुपए हो जाते हैं, तो तुम्हारा 2 दिन में कितने पैसे का चेंज आया, बदलाव कैसे आया, तुम कैसे करोगे, 10 में से 5 निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए भी मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर v से, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर u से, और यहां पे हमने डिवाइड किया बाय टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये तुम्हें याद रखना है। एसआई यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर डिवाइड बाय, पर मतलब डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी याद रखना। आई होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब एक्सेलरेशन 3 टाइप का हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। अगर किसी भी चीज का वेलोसिटी विद टाइम बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको मैं कहता हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल के लिए, जब रनवे के ऊपर एक प्लेन होता है, रनवे के ऊपर जब एक प्लेन होता है, जब वो टेक ऑफ करते होता है, तो वो सबसे पहले रुका होता है, फिर धीरे 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 बहुत स्पीड से जाकर के उड़ जाता है। तो वेलोसिटी जो था वो टाइम के साथ बढ़ता चला गया, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। वेलोसिटी जब टाइम के साथ डिक्रीज होता है तो उसको हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जब एक प्लेन लैंड कर रहा है, हवा में प्लेन बहुत तेजी से उड़ रहा होता है, लेकिन जब उस प्लेन को लैंड करना होता है तो धीरे धीरे अपनी स्पीड को घटाता है, फिर फाइनली जो रनवे होता है उस पर उतरता है और फिर एकदम रुक जाता है। तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, चेंज हो रहा है लेकिन घट रहा है, तो दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन की, तो यहां पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। एग्जांपल के लिए मान लो कि एक प्लेन हवा में उड़ रहा है विद सेम स्पीड या फिर सेम वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको मैं कहूंगा जीरो एक्सेलरेशन। तो आई होप कि तुम्हें एक्सेलरेशन के तीनों टाइप भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम शॉर्ट में यूसीएम भी बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा भी है। मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है, तो इसके 4 साइड है। तो अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट से शुरू करता है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट। मतलब इस पार्टिकल को 4 बार अपना डायरेक्शन बदलना है। लेकिन एग्जांपल के लिए ले लो कि मैंने इसके साइड्स थोड़े से बढ़ा दिए, तो अब ये पार्टिकल बन गया ए, यहां पे 1 2 3 4 5 साइड वाला पेंटागन बन गया है। अब यहां पे इस पार्टिकल को 5 बार डायरेक्शन चेंज करना होगा। देखो 1 2 3 4 5 टाइम इसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। चलो एक और साइड बढ़ा देते हैं, अब ये बन गया एक हेक्सागन। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम अगर साइड्स को बढ़ाता चले जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा सर्कुलर दिखेगा, राइट। ये पूरा का पूरा कैसा दिखेगा? एक सर्कुलर दिखेगा। अब ये पार्टिकल को हर बार, जितनी बार नंबर ऑफ
साइड्स बढ़े उतनी बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा था। तो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं तो ये जो मेरा पार्टिकल है इसको हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन इस पार्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, समझो, ध्यान से समझना। सर्कुलर मोशन है ये। सर्कुलर मोशन इसको मैं कैसे कहूंगा, अगर मेरा पार्टिकल यहां से निकला, ठीक है, और इसके सर्कमफरेंस पे घूम रहा है, मेरा जो पार्टिकल है वो इस सर्कमफरेंस पे गोल 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 घूम रहा है, इसलिए मैं इसको सर्कुलर मोशन कहूंगा। तो द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर एक बॉडी सर्कल के सर्कमफरेंस पे घूम रहा है तो आई विल कॉल इट सर्कुलर मोशन। मैं उस मोशन को क्या बुलाता हूं, आई विल कॉल इट सर्कुलर मोशन। और अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब होता है कि जो मेरा पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड फिक्स्ड है, लेकिन क्या इसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है? नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स को मैंने बढ़ा दिया है। तो यहां पे स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता, ये बात को याद रखना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि इस पॉइंट, अगर पार्टिकल मेरा यहां पे है तो इसका डायरेक्शन इधर है, अगर मेरा पार्टिकल यहां पे है तो इसका डायरेक्शन इधर है, ये इधर है, इधर है। हर पॉइंट पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं तो डायरेक्शन हमेशा अलग मिलेगा। तो स्पीड इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट वेलोसिटी चेंजेस एज द डायरेक्शन चेंजेस। वेलोसिटी हर बार बदलता है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा होता है और यहाँ पे गोल गोल घूम रहा होता है तो वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही होती है, इसीलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन इज चेंजिंग। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को काफी हार्ड लगता है क्योंकि इसमें ग्राफ इन्वॉल्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूं। पहला जो ग्राफ है उसमें तुम करते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सेकंड वाला जो है उसमें तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन तुम बनाते हो। थर्ड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये जो ब्लू में मैंने लिखा है ये तुम करोगे, इसको मैं बाद में अपलोड करूंगा, पहले तुम ट्राई करोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो ये तीन जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो बाकी तुम कर सकते हो। ग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ग्राफ तुम्हें पता है जब तुम बनाते हो तो इस तरीके से एक पेपर होता है जिस पे तुम एक लेते हो इस तरीके का लाइन जिसको तुम एक्स एक्सेस बुलाते हो, और यहां पे होता है तुम्हारा एक्स डैश। सुनो ध्यान से, जो तुम्हारा एक्स एक्सेस होता है उस पे तुम वो वाले क्वांटिटी को लेते हो, वो वाले फिजिकल क्वांटिटी को लेते हो जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा वाई एक्सेस होता है उस पे हमेशा तुम डिपेंडेंट वाला लेते हो। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस पे इस तरफ मैं उस चीज को लूंगा जो इंडिपेंडेंट होगा, जैसे कि टाइम। टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वाई एक्सिस पे मैं उस चीज को लूंगा जो किसी और पे डिपेंडेंट है, जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस डिपेंडेंट है किसी चीज पे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? तो टेंशन मत लो, सारे के सारे एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लर्नर्स, सो अब हम बनाने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको एक स्केल लेकर के ग्राफ पेपर पे, डेफिनेटली आप ग्राफ पेपर पे करने वाले हो, सबसे पहले आप वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस बना लो। तो चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस का लाइन, ठीक। अब मुझे बनाना है मेरा एक्स एक्सिस, तो मैं स्केल को इस तरीके से कर देता हूँ एंड मैं बनाऊंगा मेरा एक्स एक्सिस का लाइन। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरा एक्स एक्सिस का लाइन, ओके। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है एक्स एक्सिस का, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस का लाइन, ओके गाइज। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ स्केल को। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे टाइम है और डिस्टेंस है। तुम्हें पता है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा एक्स डैश। सिमिलरली यहाँ पे होता है तुम्हारा वाई एक्सिस और यहाँ पे होता है तुम्हारा वाई डैश। ये होता है तुम्हारा ओरिजिन जो कि 0 होता है। इतना तो हमने देखा ही था। नाउ टाइम इज इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम को मैं यहां पे प्लॉट करूंगा, ठीक है। मैं टाइम को यहां पे प्लॉट कर रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, टाइम टी, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होता है, तो उसको मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं डिस्टेंस। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं डिस्टेंस,
ठीक है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैं एम मीटर में ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम को ऐसे मैं सेकंड में ले रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अभी अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ग्राफ बनाने के लिए तुमने सीखा होगा कि तुम्हें एक स्केल बनाना पड़ता है, राइट, तुम्हें एक स्केल बनाना पड़ता है। इस वाले केस में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो टाइम कैसे चेंज हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, मतलब हर एक टाइम पे 10 का 10 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्स एक्सेस पे मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे यहाँ पे मार्क करूंगा 10, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा 20, क्योंकि 0 ऑलरेडी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा 30, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा 40, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा 50, एंड सो ऑन, ये ऐसा ऐसे चला जाएगा। टेंशन मत लो, यहाँ पे हालांकि 40 है, हम आगे तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस पे 15, 30, 45 इस तरीके से जा रहा है, तो मैं बोलूंगा वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड लिया, उसी तरीके से। तो यहाँ पे 0 तो है ही, यहाँ पे मैं बोलूंगा 15, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इट इज 30, यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज 45, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 45 के बाद 60, ठीक है। अगर मैं चाहता तो स्केल में मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स भी ले सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं 2 बॉक्स लेता। आर यू गेटिंग इट? इज इट सिंपल? इट्स क्वाइट सिंपल। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, मैं 2 ग्राफ तुम्हें बना के बताने वाला हूं, बाकी ग्राफ तुम खुद ही बनाने वाले हो। तो ध्यान से देखना, पहला क्या बोल रहा है, 0 पे 0 था, तो टाइम को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे और हमने डिस्टेंस को लिया है वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 0, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी 0। जब भी तुम ग्राफ बनाते हो तो तुम एक इस तरीके का ब्रैकेट लेते हो, यहां पे तुम x वाली क्वांटिटी लिखते हो, यहां पे तुम y वाली क्वांटिटी लिखते हो। तो x भी 0 हो, y भी 0 हो, वो कहां पे है, वो इस वाले पॉइंट पे है, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट बना दिया। अब देखो, x एक्सिस पे 10, तो यहां से 10, ठीक है, y एक्सिस पे 15, तो y एक्सिस पे 15, तो मैं 10 से इस तरीके से एक लाइन बनाऊंगा, ठीक है। मैं 10 के पास से, देखो यहां पे ध्यान से देखना, 10 के पास से मैं इस तरीके से एक लाइन बनाऊंगा, और 15 के पास से भी मैं यहां पे एक लाइन बनाऊंगा, जहां पे वो दोनों मीट करेंगे वहां पे मैं एक डॉट बना दूंगा। सिमिलरली आगे बढ़ करके x पे 20, मतलब टाइम इज 20, तो मैं 20 के पास से एक ऐसे लाइन बनाता चला जाऊंगा, और डिस्टेंस पे 30, तो मैं यहाँ पे 30 से एक लाइन बनाना स्टार्ट करूंगा, और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे मैं इस तरीके से एक डॉट बना दूंगा। यहाँ पे तुम 30, 45, तो मैं यहाँ पे से 30 ले सकता हूँ, 30 पे से मैंने एक ऐसा लाइन बनाना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 45 से बनाना शुरू किया, दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे एक इस तरीके से डॉट बना दूंगा। सिमिलरली 60, राइट, और यहाँ पे से 40, देख सकते हो 40, 60, तो सिमिलरली मैं इस तरीके से कर दूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं ये करूँगा ना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 15, 20 इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 30, 60, या फिर 30, 30, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट्स 20 एक्चुअली, ये 30 है और यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60। अब अगर मैं इन सबके बीच में से एक लाइन पास करता हूँ, चलो स्केल ले लेते हैं, ठीक है, स्केल ले लेते हैं, और अगर मैं इन सारे डॉट के बीच में से एक लाइन पास करता हूँ, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, अगर मैं सारे डॉट के बीच में से अगर मैं एक लाइन पास करता हूँ, देखो, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पास होगा इन सारे डॉट में से एग्जैक्टली इसके बीचों बीच, आई टेक रेड कलर, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन मैं पास कर सकता हूं। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, I'll move द स्केल, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, राइट। तो डिस्टेंस और टाइम जब इक्वल अमाउंट में चेंज होता है तो हमें जो मोशन मिलता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। ये 2 तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, बाकी तुम खुद करोगे, और अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो तुम मुझे चैट में बता सकते हो, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा सारे ग्राफ के ऊपर, और बहुत बेहतरीन तरीके से। अब पुराने टाइम में तो यार टाइम और ये तो बहुत सही चल रहा था डिस्टेंस, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, राइट। तुम्हें पता है ये तुम्हारा होगा एक्स एक्सिस, यहां पे एक्स डैश, यहां पे ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, यहां पे वाई डैश। ये सब तो क्लियर है सर। अभी ध्यान से देखना, भाई साहब यहाँ पे टाइम 0, 5, 10, 15, 20, टाइम तो सॉर्टेड है, तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ। तो टाइम इन सेकेंड्स, टाइम बहुत सॉर्टेड है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर मतलब 5 सेकेंड, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 तो ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, यहाँ पे मैं आगे चल के मैं लिख सकता हूँ 15,
और यहाँ पे मैं लिखूंगा 20। ये स्केल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप स्केल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे 9th 10th में, तो टेंशन मत लो। ये वाले लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करना भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो तुम अपने भाई का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 7 12 20 30, यहाँ पे जो चेंजेस है ना भाई वो परफेक्ट नहीं है। मतलब 7 के बाद 14, जैसे पुराने वाले में था ना कि यहाँ पे तुम यूनिफॉर्म था 5 10 15, तो 15 को फॉलो कर रहा था, डिफरेंस वाज ऑफ 15। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 0 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 20, दिस इज नॉट अ परफेक्ट वे, ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक राउंड फिगर ले लेंगे, ठीक है। तो 7 और इसके और इन दोनों सबके बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो एक राउंड फिगर में हम 10 ले लेंगे। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर को हम 10 मीटर लेंगे। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा उसको मैं 10 मीटर लूंगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भाई साहब 10। और बाय द वे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, जिसको हम मीटर में मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 ले रहा हूँ, 10, फिर उसके बाद आएगा 20, फिर उसके बाद आएगा 30, उसके बाद आएगा 40, ठीक है, उसके बाद आएगा मान लो 50। तो यहाँ तक हो गया, बाकी ऊपर हम लेके जा सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 7 0 को तो आप कर दोगे 0 0, चलो यहाँ पे एक पॉइंट आपने बना दिया, ठीक है, हम अलग ही कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया, लेकिन भाई साहब आप इसको कैसे करोगे 7 को? तो देख मेरे भाई ध्यान से सुन, 7 जो होगा वो 0 से इसके बीच में ही आएगा। अच्छा भाई साहब 5 इधर है, तो 5 को मैं ये ऐसे ऐसे लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो 7 होगा वो 0 to 10 के बीच में ही कहीं आएगा ना। और तुम्हारे एक्चुअल ग्राफ पेपर में ऐसा जो बॉक्स होता है ना, उसके बीच में ऐसे बहुत सारे लाइन्स होते हैं, राइट। एक्चुअल ग्राफ पेपर में ऐसा लाइन होता है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि मैं 7 यहाँ पे आएगा तेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ जो कि यहाँ मीट कर रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली अब है 10, तो 10 के लिए मैं यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट करूँगा, ये वाले पॉइंट से ऐसे लाइन बनाऊंगा मैं, ठीक। और 12 मतलब 12 कहीं ना कहीं ये 10 के थोड़ा ही ऊपर आएगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12। इज इट क्लियर? तो ये वाले लाइन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब बात हो रही है 0 हो गया, 5 हो गया, 10 भी हो गया, अब 15 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम 15 की बात कर रहे हैं, तो 15 कहाँ पे? यहाँ पे है, और यहाँ पे 20 है। तो इज इट, ये तो बहुत सॉर्टेड है भाई, 15 तक आना यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब बात करो तुम इसकी, तो यहाँ पे जो है 20 है, तो यहाँ पे से हमने 20 ले लिया, और यहाँ पे 30 है, तो ये वही सब 30 ऐसे गया और 20 तुम्हारा ऐसे गया। अगर तुम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। वो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। द रीजन इज दैट कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आर यू गेटिंग इट? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर तुम ग्राफ बनाने जाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। इसी तरीके से तुम्हें और भी ग्राफ पढ़ने हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। तुम्हें इसके बाद पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तुम्हें इसके बाद पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये तुम्हें मैंने बता दिया है, तो तुम टेक्स्ट बुक में देख करके ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो। और उसके बाद तुम एक और ग्राफ बनाते हो फाइनली, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होता है तुम्हारा। ये तुम्हें मैंने खुद करने के लिए दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन तुम कर लोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आई होप कि तुम खुद से कर लोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ इतना कठिन तो है नहीं। एंड बाकी सारे ग्राफ भी प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन से है? बिफोर गोइंग दैट हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जब इनिशियल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं उसको यू लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, फाइनल वेलोसिटी को मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा, एक्सेलरेशन को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, टाइम को मैं टी से करता हूं, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। अब हमारे पास है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनको काइनेमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये क्या है? सबसे पहला जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब तुम्हें सारे टर्म्स पता है v u a t s क्या होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद कैसे रखना है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और लास्ट वाला जो है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम और ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट? सिंपल है भाई, फर्स्ट लेटर देखना है और लास्ट लेटर देखना है। तो पहला वेलोसिटी है, लास्ट वाला टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम। पहला डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट वाला टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम। पहला वेलोसिटी है, लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है ना।
याद कैसे रखोगे? सिंपल सी कहानी बताता हूं जो मैंने यूज किया था, किसी को बताना मत, ठीक है? वी मतलब मैं, यू मतलब तुम, एट मतलब कहीं पे, डेट, ठीक है? तो मैंने जब मैं अपने 11th में था तो इसको ऐसे याद किया था कि मैं और वो हम दोनों डेट पे हैं। अब तुम कैसे भी याद कर सकते हो, वी यू एट डेट, ठीक है? सेकंड वाला था, एक बार मेरे घर में आटा खत्म हो गया और एक मेहमान आ गया, तो मेरी मम्मी कहती है शुभम, एस फॉर शुभम, माय नेम इज शुभम बाय द वे, यूटी उठ, सो रहा है कब से, आधा आटा स्क्वायर, घर पे आधा किलो आटा बचा है, राइट? शुभम उठ, आधा आटा स्क्वायर। अच्छा, लास्ट वाला देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये कैसा याद किया था मैंने? देखो सभी के बीच में प्लस का साइन है, ये याद रखना, ठीक है? 2 विक्स की गोली लेने से 2 अम्ब्रेला फ्री मिलता है। 2 विक्स की गोली लेने पे 2 अम्ब्रेला फ्री मिलता है, एक दुकान के बाहर लिखा था और मुझे देख के बहुत हंसी आ गई। ये दो जो लोग दुकान में बैठे हैं मुझे गधा समझते हैं क्या? ASS। तो 2 विक्स की गोली पे 2 अम्ब्रेला फ्री देने वाले 2 गधे ही हो सकते हैं, राइट? 2S, एस मतलब गधा। तो आई होप कि तुम्हें ये याद हो गया होगा एंड ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ, लाइक करके मेरी उत्साह को बढ़ाओ। और लाइक इसलिए भी करो कि इतनी मेहनत करने के बाद ये वीडियो कहीं यूट्यूब की गहराइयों में डूब ना जाए। अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हाँ, लास्ट में एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लोग भी एंड तक देख रहे हैं, कि भाई साहब नीचे एक क्विज का लिंक डाला है, वहां से जाकर के तुम क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो और ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दिखाए हैं उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डू अटेम्प्ट दैट क्विज। थैंक यू सो मच। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा है। हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ।